हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन ऑफ बम्बे इंस्टीट्यूट मानसा। तो आज की हम वीडियो में इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगे एनएसईबी के लिए एंड नीट के लिए। अभी एनएसईबी क्या है? एनएसईबी इज़ द नेशनल ओलंपियाड कंडक्टेड फॉर बायोलॉजी एंड नीट का तो सभी को पता ही है। तो इकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये हम करेंगे यूनिट 10 जो है +2 की बायोलॉजी की। तो उसके 2 इंट्रोडक्टरी पेज में से हम 10 एमसीक्यूज़ आज करेंगे। इतने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज़ है, पार्ट 1 में आज हम करेंगे कवर। तो अगर किसी को एनएसईबी एंड नीट के प्रिपरेशन का बैच चाहिए तो दे मस्ट कॉन्टेक्ट एट 9463079680 और 70083011 एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको ये बैच मिल जाएगा। So let's move on to the MCQs. The first MCQ says that in 1972, the efforts of Professor Ramdev Misra led the Government of India to establish the National Committee for Environmental Planning and Coordination (NCEPC). तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या कहते हैं, इसको हम तोड़ तोड़ के MCQ को पढ़ेंगे कि अच्छे से हमें सारा कवर हमारा हो जाए। तो देखो, बात हो रही है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा की। हु इज़ प्रोफेसर रामदेव मिश्रा? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो एमसीक्यू है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है जो कि नीट 2025 में आ चुका है। नीट 2025 में पूछा जा चुका है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया एंड कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। तो इनकी बात हो रही है कि इन्होंने 1972 में इनकी एफर्ट्स की वजह से, इन्होंने जो एफर्ट्स किए थे उसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने नेशनल कमेटी बनाई थी। नेशनल कमेटी किस चीज़ की बनाई थी? इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NCEPC। तो ये कमेटी को इवेंचुअली दिस कमेटी इवेंचुअली पेव द वे फॉर विच एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब इस कमेटी की वजह से कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन पाई? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी बन पाई थी इस कमेटी की वजह से? कौन सी बन पाई थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि कब बनी थी? 1984 में बनी थी। तो 1972 में बनी थी कमेटी, कौन सी? नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। एंड इसकी वजह से कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन पाई थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1984. Now let's move on to the next MCQ. Next MCQ says that the introductory page of ecology textually defines the subject as a study of interaction among organisms and between organisms and the physical environment. तो इसका क्या मतलब है? हम कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इकोलॉजी क्या है? जो एनसीईआरटी है, अगर आप एनसीईआरटी के यूनिट का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पेज अगर आप उसको स्टडी करते हो ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इकोलॉजी क्या है? स्टडी है इंट्रैक्शन की, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें उस ऑर्गेनिज्म में कितनी इंट्रैक्शन हो रही है और वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंट्रैक्शन कर रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन कर रहा है, उसकी स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। एट विच हायरार्कियल लेवल डज इकोलॉजी फंडामेंटली ट्रांजिशन फ्रॉम स्टडिंग इंडिविजुअल होम्योस्टैटिक एडेप्टेशंस टू इवैल्यूएटिंग ग्रुप जीन पूल डायनामिक्स। अभी ये सेंटेंस कितना ज़्यादा आपको भारी लग रहा होगा कि इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें इतने ज़्यादा हाई लेवल की वो कैब है, बट इजीली हम इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। कहते हैं कि कौन से हायरार्कियल लेवल पे, देखो भी लेवल्स हैं इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में 4 लेवल्स हैं। चारों लेवल्स आपको ये बताए गए हैं, ऑप्शंस में आपको चारों लेवल्स मिले हुए हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड इकोसिस्टम लेवल। तो भी इसको हम MCQs के ज़रिए इन चारों लेवल्स को हम समझेंगे। तो इस MCQ में हम किस लेवल की बात करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो कहते हैं कौन से हायरार्कियल लेवल में इकोलॉजी है वो फंडामेंटली ट्रांजिशन हो रही है स्टडिंग इंडिविजुअल होम्योस्टैटिक अडेप्टेशंस। इंडिविजुअल होम्योस्टैटिक अडेप्टेशंस क्या होती हैं? इंडिविजुअल होम्योस्टैटिक अडेप्टेशंस, देखो अभी इंडिविजुअल का क्या मतलब है? मतलब एक सिंगल पर्सन। होम्योस्टैटिक अडेप्टेशंस का क्या मतलब है? मतलब कि वो टेम्परेचर को या फिर अपनी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको कैसे वो अडेप्ट कर पा रहा है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल होम्योस्टैटिक अडेप्टेशन। अभी ऑर्गेनिज्मल लेवल में क्या होता है? ऑर्गेनिज्मल लेवल में होता है कि आप एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। तो अभी अगर बात हो रही है, तो अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो हम ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करेंगे। पर अभी हम आगे देखते हैं, आगे भी अभी सेंटेंस पढ़ा है, टू इवेल्युएटिंग
टू इवेल्युएटिंग ग्रुप जीन पूल डायनामिक्स। मतलब ग्रुप का मतलब आप एक पॉपुलेशन के बारे में देख रहे हो। अभी मैं आपको ना इन चारों लेवल्स के बीच में डिफरेंस बताती हूँ। ऑर्गेनिज्मल लेवल क्या होता है? ऑर्गेनिज्मल लेवल होता है कि आप एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में देख रहे हो। पॉपुलेशन लेवल होता है कि एक ऐसे लेवल के बारे में देख रहे हो, एक ऐसे मतलब टाइप ऑफ ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में देख रहे हो जो कि सेम जिनकी स्पीसीज़ हैं और एक कनेक्शन में रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। कम्युनिटी लेवल में क्या होता है कि एक एरिया में तो रह रहे हैं पर उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ एंड इकोसिस्टम में आप पूरे इकोसिस्टम के बारे में देख रहे हो। तो इंडिविजुअल देखो, क्वेश्चन है एट विच हायरार्कियल लेवल डज इकोलॉजी फंडामेंटली ट्रांजिशन फ्रॉम स्टडिंग इंडिविजुअल होम्योस्टैटिक अडेप्टेशन। इंडिविजुअल कहते हैं कि इंडिविजुअल होम्योस्टैटिक अडेप्टेशन मतलब ऑर्गेनिज्मल लेवल की आप स्टडी कर रहे हो पर आप उससे हाई लेवल पे जा रहे हो। हाई लेवल पे कहाँ जा रहे हो? इवेल्युएट कर रहे हो आप ग्रुप जीन पूल डायनामिक्स को, मतलब आप ग्रुप को देख रहे हो, पॉपुलेशन को देख रहे हो। जीन पूल डायनामिक्स का क्या मतलब होता है? जीन पूल डायनामिक्स का मतलब होता है जेनेटिक्स को देख रहे हो, ठीक है। तो ये है पॉपुलेशन लेवल। अभी इसमें होगी कन्फ्यूजन, आप कहोगे कि ऑर्गेनिज्मल लेवल आना चाहिए था, पॉपुलेशन लेवल कैसे आ गया? क्वेश्चन ही ये कह रहा है कि आप ट्रांजिशन कर रहे हो। ट्रांजिशन मतलब कि आप हट रहे हो। आप इंडिविजुअल होम्योस्टैटिक एडेप्टेशंस को पढ़ रहे थे पर अभी आप कहाँ पे चले गए? इवेल्युएट कर रहे हो ग्रुप जीन पूल डायनामिक्स को। तो आप किस लेवल पे आप किस हायरार्कियल लेवल पे आप ग्रुप जीन पूल डायनामिक्स को स्टडी करोगे? किस लेवल पे करोगे? पॉपुलेशन लेवल पे करोगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। द आंसर करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन लेवल। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है? द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ इकोलॉजी स्पैनिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल टायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स अ फॉल्स प्रेमिस रिगार्डिंग द फंक्शनल बाउंड्री ऑफ एन इकोसिस्टम एज इम्प्लाइड बाय बेसिक इकोलॉजिकल टेनेंट्स। तो देखो, कहते कि ये टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है कि इकोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल टायर्स मैंने आपको बता ही दी, तो उसमें स्पैन करने में क्या क्या उसकी स्कोप है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ फॉल्स प्रीमिस। फॉल्स प्रीमिस यानी कि एमसीक्यू है कि फॉल्स प्रीमिस बतानी है। फॉल्स प्रीमिस यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि फंक्शनल बाउंड्री ऑफ इकोसिस्टम। बस ये दो आपको कीवर्ड्स, ऐसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में तो आप ना कीवर्ड्स ढूंढ लिया करो। तो इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं? फॉल्स प्रीमिस और इकोसिस्टम। तो मतलब आपको इकोसिस्टम में ये आपको ऑप्शंस देखनी है। ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है इकोसिस्टम के बारे में। तो अभी हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट इट एनकम्पासेस बोथ बायोटिक कम्युनिटीज एंड अबायोटिक केमिकल फ्लोज विद अ डिफाइंड स्पेस। मतलब इकोसिस्टम में कहते हैं कि बायोटिक चीज़ें भी होती हैं, अबायोटिक भी होती है। बायोटिक मतलब लिविंग एंड अबायोटिक मतलब लिविंग, एंड दैट्स ट्रू कि हाँ इकोसिस्टम में दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं, दोनों टाइप की कम्युनिटीज़ होती हैं। Second MCQ says that it operates as self-sustaining structural and functional unit of the biosphere। मतलब इसमें self-sustaining structural and functional unit of the biosphere होता है कि हाँ वो अपना खुद का देख सकते हैं। मान लो कि एक पॉन्ड है, एक फॉरेस्ट है, अभी उसमें एक इंडिविजुअल की तो क्या नीड है? अभी फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट में कौन सा कोई इंडिविजुअल वहाँ पे रहता है? वहाँ पे वो खुद घना हो रहा है, खुद बड़ा हो रहा है, उसमें पेड़ खुद ग्रो कर रहे हैं। मतलब वो अपना नेचुरली खुद सेल्फ सस्टेन कर रहा है, अपने अपने दम पर वो सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो हाँ वो चीज़ भी है इकोसिस्टम में, वो होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इट स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड्स एनी एंथ्रोपोजेनिक और ह्यूमन मेड मॉडिफिकेशंस लाइक क्रॉप प्लांट्स। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इकोसिस्टम ही हमने जब पढ़ा तो इकोसिस्टम में हमने पढ़ा कि दो टाइप का इकोसिस्टम होता है। एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है ह्यूमन मेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बनाया है। तो उसमें तो होते हैं ना, देखो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम ने हमें क्या पढ़ा कि क्रॉप प्लांट्स वगैरह होंगे, जो ग्रास लैंड्स होंगे, या फिर एक्वेरियम्स सबसे इम्पॉर्टेंटली, तो वो तो इसमें आएंगे, इकोसिस्टम में आएंगे, क्योंकि वो तो इकोसिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? सी ऑप्शन की फॉल्स प्रीमिस। इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये वाली है। एक बार हम डी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। डी ऑप्शन कहते हैं कि एनर्जी फ्लो विद इन इट्स बाउंड्री स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल। तो ये तो हमने 10th से आके हम सब पढ़, ये क्वेश्चन तो 10th के लेवल का ही है, 10th के बच्चे भी इसको कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एनर्जी फ्लो विद इन, ऑप्शन कह रही है कि एनर्जी फ्लो विद इन इट्स बाउंड्री स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल। हाँ यूनिडायरेक्शनल होती है। फ्लो क्या है? एनर्जी फ्लो कैसे होता है? एनर्जी फ्लो कब होता है? फूड चेन में होता है। फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल ही होता है। मतलब मान लो एक ग्रास है, ग्रास को
ग्रास को अगर खा रही है, ग्रास को अगर ग्रास ऊपर खा रहा है, ठीक है, तो क्या ग्रास ऊपर को ग्रास खा पाएगी? नहीं खा पाएगी ना। तो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ग्रास से ग्रास ऊपर तक चल रही है, ग्रास ऊपर से ग्रास तक तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ. Now the MCQ is the introduction text notes that मतलब कि ये जो आपको ऊपर दिया हुआ है ना, फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक फाउंडेशन, जो आपको टॉपिक है कि इस बेसिस पे MCQ पूछा गया है। तो इंट्रोडक्शन टेक्स्ट नोट्स कहते हैं कि ह्यूमन इंटरेस्ट इन इकोलॉजी हैज़ हिस्टोरिकल रूट्स ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन इंट्यूटिव प्रिमिटिव स्टेज टू अ फॉर्मल साइंस। मतलब देखो, इंट्रोडक्शन टेक्स्ट में आपको बोला गया है कि ह्यूमन का इंटरेस्ट इकोलॉजी में बहुत पहले से रहा है, मतलब प्रिमिटिव स्टेज से अब तक ह्यूमन का इंटरेस्ट इकोलॉजी में चल रहा है। देखो, पर पहले क्या होता था ना, पहले के जो अर्ली मैन थे या फिर जो भी तब के जो साइंटिस्ट वगैरह थे, इकोलॉजिस्ट जो थे, वो मान लो वो जंगल में जा रहे हैं, वो जंगल में जाके क्या देखते थे, वो जंगल में जाके देखते थे कि यहाँ पर कितने शेर हैं, मान लो यहाँ पर 50 शेर हैं, 200 हिरन हैं, यहाँ पर इतने पेड़ हैं, वो ये देखते थे। वो मान लो उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर सर्दियों में, इस फॉरेस्ट में सर्दियों में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। पर अब के जो साइंटिस्ट हैं, अब के जो इकोलॉजिस्ट हैं, वो अगर जंगल में जाएंगे ना, तो वो ये देखेंगे कि अगर माइग्रेटरी बर्ड्स ठंड में आ रहे हैं, तो उनका जो डियर है, डियर की पॉपुलेशन पर उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो इसको देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फाउंडेशनल premise ऑफ मॉडर्न इकोलॉजिकल साइंस लेड आउट इन दीज ओपनिंग सेक्शंस, व्हाट मेक्स इकोलॉजी डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्योरली डिस्क्रिप्टिव नेचुरल हिस्ट्री। तो मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इतनी एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर दिया है, इतना तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो कोई नहीं कर पाएगा इतने अच्छे से। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? इसका ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव साइंस एम्ड एट डिस्कवरिंग फंक्शनल एंड कॉजल रिलेशनशिप्स रेदर देन जस्ट कैटलॉगिंग ऑर्गेनिजम्स। अभी आपको ये इसकी ऑप्शन की लैंग्वेज भी इतनी भारी लग रही होगी, तो मैं आपको समझा देती हूँ। ये एक ऑब्जेक्टिव साइंस है, मतलब जो पुराने साइंटिस्ट डिस्क्रिप्टिव साइंस के ऊपर बेस्ड थे, तब वो ये नहीं देखते थे कि क्या फंक्शनिंग हो रही है, कैसे हो रही है, अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो ऐसे नहीं देखते थे। उनके बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो रिलेशन नहीं देखते थे। तो इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि मॉडर्न इकोलॉजिकल साइंस ने ऐसा क्या फाउंडेशन लेड किया है जो कि बिल्कुल जो डिस्क्रिप्टिव नेचुरल हिस्ट्री से हमें बिल्कुल डिस्टिंक्ट करता है। तो एक ऑब्जेक्टिव साइंस है जो कि डिस्कवर करती है फंक्शनल एंड कॉजल रिलेशनशिप्स को, ओके, एंड रेदर देन जस्ट कैटलॉगिंग ऑर्गेनिजम्स मतलब लिस्ट बनाना, कैटलॉग यानी कि लिस्ट बनाना। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ. The next MCQ says that Professor Ramdev Misra's extensive research forms the baseline for tropical ecology in India. तो साफ उसमें लिखा हुआ है, साफ NCERT में लिखा हुआ है कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का जो एक्सटेंसिव रिसर्च था बेसलाइन में, उनका ट्रॉपिकल इकोलॉजी इन इंडिया के लिए था, बेस्ड ऑन हिज बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन, जहाँ पे इनकी बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन सेकंड पेज पे लिखी हुई है इस यूनिट की स्टार्टिंग में। तो विच इकोलॉजिकल प्रोसेस डिड हिज पायनियरिंग वर्क हैविली एनालाइज रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया पे इन्होंने क्या काम किया था, इसके बारे में क्या इन्होंने रिसर्च की थी। तो उन्होंने उसकी प्रोडक्टिविटी पे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी कि उनकी जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह कैसे आ रही है उसके ऊपर, एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेज की, प्लांट कम्युनिटीज़ का इन्वायरमेंटल क्या रिस्पॉन्स है, तो वो उसके ऊपर इन्होंने वर्क किया था। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शो कर रहा है, बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. Now let's move on to the next MCQ, and the next MCQ says that the text introduced the hierarchical framework of ecology. If an ecologist is studying how seasonal variations in rainfall trigger physiological modifications in the root depth of a specific grass variety, at which level of the biological hierarchy mentioned in the introductory pages is the study being conducted. तो इसमें बात हो रही है कि टेक्स्ट है वो हायरार्किकल फ्रेमवर्क ऑफ इकोलॉजी, मैंने आपको बता ही दिया। हायरार्किकल फ्रेमवर्क में 4 इकोसिस्टम आ रहे हैं, मतलब 4 लेवल आ रहे हैं, तो वो तो बता दिए। पर कहते हैं कि अगर एक इकोलॉजिस्ट स्टडी कर रहा है कि कैसे जो सीजनल वेरिएशंस हैं,
सीजनल वेरिएशंस हैं। कहते कि मान लो अगर बारिश नहीं आ रही तो कैसे रूट्स अपनी डेप्थ को इंक्रीज़ कर लेते हैं कि वो पानी की कमी से बच सकें। तो ऐसे जो फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस आती हैं वो किस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल हायरार्की पे आती है। तो हम सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं कि एक प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट क्या है, प्लांट आएगा ऑर्गेनिज्मल लेवल पे, ऑर्गेनिज्मल लेवल पे आएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो ऑप्शन है वो सी शो हो रही है, बट द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी. Now next move on to the next MCQ, and the next MCQ says that Professor Ramdev Misra's efforts institutionalized ecological education in India. At which of the following institutions did he officially establish the dedicated school of ecology that produced the first generation of trained Indian ecologists? तो कहते कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा थे, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो थे उनके एफर्ट्स की वजह से इकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया में बन पाया। तो किस इंस्टीट्यूट में उन्होंने ऑफिशियली एस्टैब्लिश की थी डेडिकेटेड स्कूल ऑफ इकोलॉजी की, जिससे फर्स्ट जनरेशन ऑफ ट्रेंड इंडियन इकोलॉजिस्ट आगे आए। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा की वजह से फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ इकोलॉजी इंडिया में करवाई जाने लगी। कहाँ पे सबसे पहले करवाई जाने लगी थी? BHU वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी. Now let's move on to the next MCQ, and the next MCQ says that the introduction text outlines the structural hierarchy of ecological study. When studying physiological ecology, which of the following phenomena represents the core focus of research at the individual organismal level? तो देखो कहते कि अभी हम इसमें बात करेंगे, कहते कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्मल लेवल जो है उसकी बात हो रही है। तो इसमें से कौन सा फिनोमिना जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्मल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए कहती है द कैलकुलेटिंग ऑफ बर्थ टू डेथ रेशियोज अक्रॉस ओवरलैपिंग जनरेशनल चार्ट्स। तो बर्थ टू डेथ रेशियोज की अगर बात हो रही है, बर्थ टू डेथ रेशियोज की अगर बात हो रही है तो वो कहाँ पे होगी? पॉपुलेशन लेवल पे होगी। How an organism modifies its internal biochemistry or behavior to survive and reproduce in its habitat. तो हाँ, वो सर्वाइव कैसे कर रहा है वो हमने देखा था ना। तो ये किस में होएगी? ये होएगी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्मल लेवल पे। और बाकी जो दो ऑप्शन कहते हैं द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट डिकम्पोजिशन बाय डेट्रिटिवर्स इन द टॉप सॉइल लेयर्स, ये होएगी आपकी इकोसिस्टम लेवल पे। एंड डी ऑप्शन कहते हैं द ग्लोबल ट्रैकिंग ऑफ शिफ्टिंग मल्टी स्पीसीज बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ब्रॉड क्लाइमेटिक बेल्ट, ये भी होगी इकोसिस्टम लेवल में। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बी ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ. यहाँ पे ये छोटा ऐसा शो हो रहा है, बट मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। MCQ का क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, MCQ आपको आगे समझ ही आ जाएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ये सारे MCQs की PDF चाहिए, और हमने स्पेशल नोट्स भी बनाए हैं NCERT में से, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप 9463079680 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर 7008300011 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो MCQ इज़ द ओपनिंग पेजेस लिस्ट द स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल हायरार्की दैट आर स्टडीड अंडर द स्कोप ऑफ इकोलॉजी। तो ये तो वही चीज़ है, बायोलॉजिकल हायरार्की हमने पढ़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्ट लिस्ट दीज लेवल इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा लेवल। तो छोटे से बड़ा लेवल कौन सा है? सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले आएगी आपका ऑर्गेनिज्म आएगा। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म के बाद आएगा आपका पॉपुलेशन लेवल। फिर पॉपुलेशन के बाद क्या आएगी? अभी आपने इसको रियल लाइफ के ऊपर बेसिस के ऊपर देखा करो। फिर उसके बाद आएगी आपकी कम्युनिटी। एंड कम्युनिटी के बाद आपका क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी के बाद आपका एक क्या रह गया? इकोसिस्टम रह गया। इकोसिस्टम का दूसरा नेम है, आपको पता है? मैं आपको बताती हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड प्लीज़। इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम का एक और नेम है एंड दैट इज़ बायोम। कहीं पे बायोम भी लिखा हुआ आ जाता है, बायोम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ऑर्गेनिज्म के बाद आ रही है पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी एंड बायोम, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ.
And this is the last MCQ. The last MCQ says that the introduction to the ecological unit emphasizes that ecology help us understand how different टायर्स है, सारे different टायर्स के ऊपर क्वेश्चन है इसके ऊपर ज़्यादातर, या फिर रामदेव मिश्रा जी के ऊपर है, ठीक है. At its most complex boundary where ecology merges with evolutionary biology and genetics, which of the following ecological parameters provides a direct raw material upon which natural selection acts. क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहते कि इसमें हम तोड़ के देखते हैं. इकोलॉजी कहते इकोलॉजी है, इकोलॉजी का डायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या है जिसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन बेस होती है, ठीक है. मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स बाउंड्री पे जहाँ पे इकोलॉजी इमर्ज करती है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के साथ. तो मतलब एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, एवोल्यूशन हो रही है, इकोलॉजी हो रही है, तो एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल मतलब अगर एवोल्यूशन हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप फोटो कॉपी हो, मान लो आपके मम्मा पापा हैं, आपके मम्मा हैं, आप बिल्कुल आपके मम्मा के जैसे दिखते हो, बिल्कुल डिट्टो कॉपी, कोई भी एक भी आप में वेरिएशन नहीं है, तो वो तो कुछ हो ही नहीं पाएगा. मतलब वो तो बात ही नहीं, मतलब वैसे एवोल्यूशन तो वो है ही नहीं, एवोल्यूशन तो वहाँ पे हो ही नहीं रही है. तो एवोल्यूशन अगर होगी तो वहाँ पे क्या होंगी, वेरिएशंस होंगी, फिनोटिपिक एंड जेनोटिपिक वेरिएशंस होंगी लोकल पॉपुलेशन में. एंड दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट वाज द लास्ट MCQ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और वंस अगेन अगर आपको बैच चाहिए तो बैच आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है NSCB एंड नीट का, तो जाके कंटेक्ट करिए और आपको नोट्स में मिल जाएंगे. सो थैंक यू सो मच.